क्या आप सवर्ण समाज में पली बड़ी है, क्या बताते हैं लोग घरों में? आप हमको पता नहीं सवर्ण क्यों बना देते हैं। हमारी तो इतनी, हमको तो मनुस्मृति के हिसाब से तो आप भी शूद्र जाति व्यवस्था नहीं, शूद्रों से महिलाएं भी शूद्र हैं। नहीं वो तो है ही, लेकिन हम लोग जो मिक्स्ड लोग हैं, मैं सवर्ण घर में पैदा नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे माँ बाप। हमारे घर में तो ये सब कभी नहीं था, वो तो बात आस पड़ोस आपके रिश्तेदार नहीं, लेकिन हम जब और लोगों से बात करते हैं तो उनके तो रग रग में ये सब चीजें, और ये नहीं क्या क्या बताते हैं वो लोग? ये कि जाति ही सब कुछ है। मतलब कोई शेड्यूल कास्ट लड़की सवर्ण से शादी कर ले फिर भी जाति नहीं जाती है। एक समय आएगा जब आप अपना धर्म बदल लीजिए तब भी जाति नहीं जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ सुभाषिनी हैं जो लगातार लेफ्ट से आती हैं और खासकर जो ऑपरेस सोसाइटी है, बीकर सेक्शन है, उसके लिए काम कर रही हैं। सुभाषिनी देश भर में घूमती है और इनका कहना है कि सबसे ज्यादा जातिवाद जो है अब ओबीसी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं, खासकर शेड्यूल कास्ट पर जो कास्ट जातीय अत्याचार हो रहा है। मेरा सवाल था कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, जो किसान जातियां हैं, जो गांव में रह गए हैं, जो एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, वो जातिवाद कर रहे हैं। सवर्ण समाज में इतनी समझदारी आ गई है, गांव उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया है, उनके अंदर समझदारी आ गई है कि अगर हम एससी एसटी पर अत्याचार करेंगे तो एससी एसटी एक्ट के तहत जेल जाएंगे। लेकिन ये समझ किसान जातियों में नहीं बनी है। जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, कुर्मी, कोयरी, ओबीसी की जातियां हैं, किसान जातियां हैं। उनका शैक्षणिक एजुकेशनल बैकवर्डनेस बहुत ज्यादा है और वो सबसे ज्यादा एससी एसटी एक्ट में आरोपी बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक वही दूसरी तरफ एक दूसरा नजरिया है, जो कॉलेज जब आप पावर सेंटर्स पर आएंगे, शहरों में आएंगे, जिस जातिवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का एक अलायंस बन रहा है। वहां रोहित वेमुला का नंबर काटा जा रहा है, वहां पायल तडवी को मारा जा रहा है, और वहां जहां एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे एक हो रहे हैं जेएनयू जैसे संस्थाओं में, वहां नंबर कम दिया जाता है। आपको जज नहीं बनने दिया जा रहा है, आपको आईपीएस आईएएस नहीं बनने दिया जा रहा है, आपको सीएम पीएम नहीं बनने दिया जा रहा है। इस जातिवाद को लेकर सवर्ण समाज के जो लिबरल लोग हैं वो कैसे सोचते हैं, इस पर ही बात करेंगे। लेकिन शुरुआत उनसे कि वो यूपी से आई हैं और कुछ खास बताना चाहती हैं। जी कॉमेंट बताइए, तो क्या देखा यूपी वो मैं बताऊंगी। लेकिन जो आपने सवाल उठाया वो महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसमें मैं इस अत्याचार की घटनाओं को व्यक्तियों की लड़ाई के रूप में नहीं देखती हूँ। देखिए, दो बातें हैं। एक तो सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है। अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, इस तरह के अत्याचार में लोगों जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्ती नहीं करती है, एक बहुत ही लिबलिब रवैया उनका रहता है, तो निश्चित रूप से ये और बढ़ेगा। नंबर वन। नंबर दो, जो वर्ण व्यवस्था ही है जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। मतलब ये नहीं है कि एक सीधी लाइन है, इधर एक तरह के लोग है, दूसरी तरफ के। नो, एक सीढ़ी है, ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। तो इसकी वजह से हर जाति अपने से ऊपर जाति के करीब पहुंचना चाहती है, जिसको लोगों ने संस्कृताइजेशन और सारी चीजों का नाम दिया है, और जो उनसे नीची जाति है तथाकथित, उससे अपनी दूरी को बनाए रखना चाहती है। और इसी का फायदा वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोगों ने उठाया है। कौन बनाया वर्ण व्यवस्था? वर्ण व्यवस्था निश्चित रूप से जो उसका फायदा उठा रहे हैं, हम लोग तो यही मानेंगे कि ये ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा जिसको ब्राह्मणवाद अलग है और वर्ण व्यवस्था अलग है। नहीं, ये ब्राह्मणवाद की ही देन है वर्ण व्यवस्था। ब्राह्मणवादी कोई दलित भी हो, शेड्यूल कास्ट भी हो सकता है। वो तो दिमाग से होगा, लेकिन जो व्यवस्था है उसको तो ब्राह्मणवादी सोच नहीं तैयार किया है। आपको क्या लगता है ब्राह्मणवाद से किसको फायदा है? देखिए, मेन उसका जो लाभार्थी है वो कौन है? मैं समझती हूँ कि इससे फायदा सबसे ज्यादा जो शासक लोग हैं उनको है। क्यों ये मैं बात कह रही हूँ? देखिए, जो ऊंची जात के लोग हैं वो भी गरीब हो सकते हैं, वो भी शोषित हो सकते हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, ये सारी बातें उनके साथ भी हो सकती हैं। लेकिन ये जो वर्ण व्यवस्था की सोच है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जिनको शूद्र कहा गया है, इनका धर्म क्या है? इनका धर्म है काम करना,
इनका धर्म है दूसरों की सेवा करना और मुंह बंद करके काम करना, जैसा मालिक कहे वैसा ही करो। तो यहाँ मालिक की भूमिका में कौन है? इसीलिए अब जो है समाज में बहुत परिवर्तन हुआ है हजारों साल में, तो मालिक भी ज्यादातर हमारे देश में मालिक भी अधिकतर सवर्ण जाति के लोग ही हैं, लेकिन उनके मालिक होने में सबसे बड़ी भूमिका उनकी जात नहीं, उनके पास जो पूंजी है, उनके पास जो साधन है वो है, और उस पूंजी और साधन के माध्यम से जो वर्ण व्यवस्था ने एक सोच कमेरू वर्गों में पैदा किया है, उनको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन कॉमरेड वो पूंजी और पैसा आया किस वजह से? जाति की वजह से आया? या वो तो हम नहीं कह सकते कि केवल जाति की वजह से आया, लेकिन क्योंकि उनके पास अंग्रेजों के रुक जाइए, हाँ। एक सोशल कैपिटल नाम की एक चीज है, तो यानी भाई अरे तो मैं तो कह रही हूँ कि सोशल कैपिटल की वजह से सब पूंजीपति नहीं बन गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो बन गए। लेकिन ये मेरा जो है ये तो एक बहुत लंबा डिस्कशन है, एक बहुत लंबी बहस है, इस पर निश्चित रूप से लोगों को राय देनी चाहिए, बहस करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। लेकिन मेरी जो इस समय जो चिंता है वो ये है कि अभी मैं उत्तर प्रदेश में मैंने कोशिश की पता लगाने की कि जैसे 15 मई से लेकर के 15 जुलाई तक दलित उत्पीड़न की कितनी घटनाएं घटी हैं, और जो एक दिलचस्प बात है वो ये कि इसके पता लगाने के लिए बहुत खोज करनी पड़ती है, क्योंकि इन घटनाओं के बारे में अखबारों में भी पहले पन्ने पर नहीं छपता है, बड़ी सुर्खियों में नहीं छपता है। इससे बिल्कुल उल्टा अगर आप देखें तो मुसलमानों के साथ होने वाले जो अत्याचार हैं या मुसलमानों के साथ जो तमाम विवाद पैदा किए जा रहे हैं, जो तमाम चीज़ों को ले करके उनके ऊपर तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं, उसकी बहुत चर्चा है, लेकिन जो दलितों पर हमले हैं उनकी चर्चा नहीं है। तो मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों, तो मुझे लगा कि जो मुसलमानों के साथ जो भी घटनाएं घट रही हैं उनको लोग अलग अलग तरह से देखते हैं। कुछ लोग तो देखते हैं कि ये बहुत बुरा हो रहा है, ये इंसानियत के खिलाफ है वगैरह वगैरह, लेकिन एक बहुत बड़ा समाज का हिस्सा है जो देखता है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारी घटनाएं, चाहे वो लुलु मॉल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या 3 जून को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या वो जो प्रॉफिट के बारे में कहा या उसके खिलाफ क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है हमारे समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए, और इस ध्रुवीकरण का इस सरकार को चलाने वाले लोगों को पूरा का पूरा राजनीतिक लाभ मिलता है। लेकिन जो दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है और दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और इस अत्याचार और इस उत्पीड़न में सरकार की भूमिका एक काफी हद तक दर्शक की है, और कभी कभी जो उत्पीड़न करने वाले लोग हैं उनके बचाव में खड़े होने की है। तो ये घटनाएं छिपाई जाती हैं, ये घटनाएं जो बड़े अखबार हैं उनमें आती ही नहीं है, आपको सोशल मीडिया पर बहुत छानबीन करनी पड़ती है, या जो स्थानीय एक अखबार होते हैं उनकी छानबीन करनी पड़ती है, या कुछ चैनल्स हैं जैसे आपका चैनल है, मूक नायक है, इस पर कुछ चर्चा हो जाती है, बहुत ढूंढना पड़ता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इस क्रूर सच्चाई को अगर उजागर किया जाएगा कि जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश में, उसके रहते दलितों का, दलित महिला, दलित पुरुष, दलित बच्चियों का उत्पीड़न दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, अगर ये सच्चाई उजागर हो जाएगी तो इससे सरकार को राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा। उल्टा जो इस सरकार को चलाने वाले लोग हैं उनका जो उद्देश्य है धार्मिक ध्रुवीकरण पैदा करके जो तथाकथित हिंदू समाज है या बहुसंख्यक है उनके बड़े हिस्से को अपने पीछे लामबंद और गोलबंद करने का जो उनका मकसद है, उसमें दिक्कत पैदा हो जाएगी। वो उनका मकसद थोड़ी देर बाद पूरा होगा, इसलिए इन चीज़ों को जानबूझ करके छुपाया जा रहा है। अब आप देखिए, आप पावर सेंटर्स की बात कर रहे हैं और आप ग्रामीण शोषण की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर के
छोटे गांव तक देखने को मिल रहे हैं, कोई इसमें बच नहीं रहा है। नहीं, मैं आरोपियों का कैरेक्टर बता रहा हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन आरोपी है और गांव में कौन आरोपी है? सुन लीजिए, मैं पूरी बात आप सुन लीजिए। ये बात नहीं है कि वो मारने वाला या हिंसा करने वाला उसका नाम क्या, उसकी जात क्या है। सवाल ये है कि जिस ढांचे के अंतर्गत ये हो रहा है, जिस सरकार के चलते ये हो रहा है, वो सरकार क्या कर रही है, उसका किस तरफ झुकाव है। अब आपको मालूम है, एक प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में, हिंदी पढ़ाते हैं, और उन्होंने एक ये सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म पर, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, उस पर उन्होंने एक किताब का कुछ कोटेशन कर दिया ज्ञानवापी को लेकर के, जो किताब सालों पहले छपी, आज भी दुकानों में मिलती है। उसका उन्होंने कुछ उद्गार वहां पर रखा, और उसके लिए 3 दिन के बाद एबीवीपी के लोग उनके कमरे में घुसे, उनको मारा, उनको गंदी सी गंदी गालियां दी और उनको धक्का मुक्की उनके साथ की। और उनकी एफआईआर एबीवीपी के लड़कों के खिलाफ आज तक नहीं दर्ज हुई है, लेकिन उनकी तरफ से और दूसरे लोगों की तरफ से एफआईआर प्रोफेसर साहब के खिलाफ दर्ज हो गई है, आज भी वो वापस नहीं हुई है। ये मेरे ये 15 मई की घटना है, और आज तक मतलब उनकी एफआईआर नहीं हो पाई है। तो ये क्या दिखाता है हमको? अब वो लड़के, हो सकता है ज्यादातर ऊंची जात के थे, मुझे नहीं मालूम, कुछ नाम आए हैं उसी तरह के, लेकिन सवाल यह है कि सरकार निश्चित रूप से उनके पीछे खड़ी है। सरकार और सरकार की पूरी मशीनरी उनके पीछे खड़ी है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमने देखा कि रोज तरह तरह की घटनाएं घटी हैं, और इतनी मतलब दर्दनाक हैं। वैसे तो उत्पीड़न अपने आप में दर्दनाक है, लेकिन इतनी भयानक घटनाएं हैं, और कहीं भी इनका कोई हवाला नहीं है। जैसे कि अभी उसका थोड़ा सा, चूंकि थोड़ा सा उसको पब्लिसिटी मिल गई, या हापुड़ में 2 लड़कियों को यूनिफॉर्म उतारना पड़ गया स्कूल में, कि वो दूसरी लड़कियों को पहना करके उनकी फोटो खींची जाएगी। और उसके बाद जब उनके बाप ने शिकायत की, तो उसके बाप को धमकी दी गई कि नहीं, तुमको कुछ कर दिया जाएगा, लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाएगी। सॉल्यूशन क्या है कॉमरेड? सॉल्यूशन देखिए, पहले तो हम समझे कि ये हो क्यों रहा है। सॉल्यूशन तो तभी मिलेगा ना, पहले तो हम इसके बारे में जागरूक तो हो। मैं तो कह रही हूँ, ये चीजें जानबूझ करके लोगों से छिपाई जा रही हैं, लोगों के सामने है। जातीय उत्पीड़न को छुपाया जा रहा है, जातीय उत्पीड़न को छुपाया जा रहा है, और सरकार के दबाव में चलने वाला जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पूरी तरह से छुपा रहा है, क्योंकि इससे, इस सच्चाई से बीजेपी या जो शासन करने वाले लोग हैं, उनका राजनीतिक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो अपोजिशन का काम है इसको ऊपर लाना चाहिए। देखिए, अब पहली बात तो ये पता तो चलो, मैं तो कह रही हूँ कि मैंने छानबीन की, तब तो मुझे पता चला, मैंने इस पर लिखा है और वो किया, इस पर हम लोग जा रहे हैं बीच में। अब आप कह रहे हैं कि इस पर हो क्या? तो जो पीड़ित सेक्शंस हैं, ये सोचना कि वो इस लड़ाई को लड़ लेंगे, तो ये संभव नहीं है। ये तो तमाम वो लोग जो जाति उत्पीड़न के खिलाफ हैं, जो इस देश में प्रजातंत्र और बाबा साहब के संविधान को सशक्त बना करके उसको बचाए रखना चाहती है, उनका काम है कि इस मुद्दे को लेकर के लड़ें। लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूँ, चूंकि ये इसको इतना छुपाया जा रहा है, तो लोगों को जब पता ही नहीं चल रहा है कि ये सब हो रहा है, एक गांव में हो रहा है, एक जिले में हो रहा है, दूसरे जिले में पता नहीं है, तो सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कि कोई जिला छूता नहीं रहा है। पिछले 2 महीने में रोज भयानक घटनाएं हुई हैं। अभी देवरिया में एक महिला जो दलित है, उसकी शादी एक सवर्ण से 5 साल पहले हुई, उसके बच्चे भी हैं। अभी उनके ससुराल में प्रॉपर्टी को लेकर के, बंटवारे को लेकर के डिस्प्यूट आया, तो इसके देवर या इसके जेठ ने इस महिला के साथ गंदी सी गंदी भाषा बोल करके, गाली बक करके मारा और उसके साथ बलात्कार किया, और ये महिला हॉस्पिटल में पड़ी है। ये मूक नायक से मुझे पता चला, हमारे लोग वहां गए, पता चला कि पुलिस इसको एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के रूप में वो कर रहे कि भाई आपस का झगड़ा है, और इसमें SC ST का मामला बनता ही नहीं। मतलब कोई शेड्यूल कास्ट लड़की सवर्ण से शादी कर ले, फिर भी जाति नहीं जाती है। एक समय आएगा जब आप अपना धर्म बदल लीजिए, तब भी जाति नहीं जाती है। ये तो हमारे यहाँ की सच्चाई है कि जाति एक ऐसी चीज है जो, और ये तो जो जाति व्यवस्था बनाई गई है, ये उसमें निहित है
कि जन्म से आपकी जाति तय है, आपको कभी उससे छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। कॉमरेड, जो डेमोक्रेसी में अभी जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जो पावरफुल लोग हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियरी हो, मीडिया हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी, जैसे आप भी सवर्ण समाज से आती हैं, आप लेफ्ट में आपने काम किया, आपके अंदर एक दर्द है, एक कसक है, एक ईमानदारी आ रही है, ये बाकी के जनरल कैटेगरी के लोगों में या पिछड़ी जाति के लोगों में क्यों नहीं आ रहा है कि हमें इंसान बनना है, अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है? ये देखिए, जो हजारों साल से लोगों को संस्कार के रूप में बताया गया, ये आपके संस्कार है। अब हमारी सरकार कह रही है कि गीता को कैसे घर में बताते हैं सवर्ण समाज के लोग ये सब बात? अरे घरों में नहीं बताते, आपके यहाँ जो ये तमाम ये क्या कथा होती है, कथा में क्या बांचा जाता है? क्या बांचा जाता है? आपने कथा सुनी है? क्यों इतनी कथाएं होती हैं? अरे भाई, एक बार कर लो, 2 बार कर लो, लेकिन आप हर महीने कर रहे हो, हर गांव में हर रोज हो रहा है, क्या बताया जा रहा है? तो क्या आप सवर्ण समाज में पली बड़ी है, क्या बताते हैं लोग घरों में? आप हमको पता नहीं सवर्ण क्यों बना देते हैं, हमारी तो इतनी, हमको तो मनुस्मृति के हिसाब से तो आप भी शूद्र जाति व्यवस्था नहीं, शूद्रों से महिलाएं भी शूद्र हैं। नहीं, वो तो है ही, लेकिन हम लोग जो मिक्स्ड लोग हैं, मैं सवर्ण घर में पैदा नहीं हुआ, मैं जानना चाहता हूँ कि कैसे माँ बाप। हमारे घर में तो ये सब कभी नहीं था, वो तो बात छोड़ दीजिए, आपके रिश्तेदार नहीं, लेकिन हम जब और लोगों से बात करते हैं तो उनके तो रग रग में ये सब चीजें, और ये नहीं क्या बताते हैं वो लोग? ये कि जाति ही सब कुछ है, और अभी भी आज भी आपके फ्रेंडशिप में, सर्कल में अब हमारे, हम बहुत से लोगों से दोस्ती नहीं रखना चाहते, वो तो एक अलग बात है। नहीं, दोस्ती होनी चाहिए। जैसे कि अब हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप अपने घर में, आप कहते हैं हम हिंदू हैं, तो आपके घर में जो हिंदू काम करता है, आप उसको अपने गिलास में पानी अपने घर में नहीं पिलाते हैं, क्यों? अगर या बेटा बेटी की ब्याह कर लो, ब्याह तो बहुत दूर की बात है, जो वो गिलास में पानी नहीं पिलाएंगे, अलग से गिलास रखेंगे, थू 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 यूं करेंगे, तो शादी ब्याह तो बहुत दूर की बात। मैंने एक से पूछा और उतना बुरा मान गया कि आपके यहाँ वॉशरूम साफ करता है, आप क्या उसको वॉशरूम इस्तेमाल करने देंगे? अरे बाप रे बाप, जैसे कि मैंने, और वो लेफ्टिस्ट है? नहीं, लेफ्टिस्ट तो नहीं है, राइटिस्ट थे। अरे नॉर्म, जिसको कहेंगे सामान्य भारतीय है। अच्छा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आम लोग क्यों नहीं, तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, मैं तो मानती हूँ इसने हमारी इंसानियत हमसे छीन ली है। आप मानते हैं कि जो जातिवाद है वो मतलब इंसानियत के दायरे से बहुत बाहर की चीज है, ये इंसानियत के विरुद्ध है? तो मैं मानती हूँ जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट होना चाहिए, इसका मतलब जो है जाति प्रथा खत्म होनी चाहिए। तो मेरा वही सवाल है कॉमरेड, जैसे आप निकल के आई हैं, आप काम कर रही हैं, आप खासकर जो लोग जो पावर में है, सत्ता में है, वो बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि देखिए, नदी तो ऊपर से नीचे बहती नहीं है। मान लीजिए मैं 2 टके का पत्रकार हूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो कलेक्टर हैं, जज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मैं एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, जो वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म का हिस्सा मानता है, और ऐसे मुझे लगता है कि बहुसंख्यक धर्म को मानने वाले ज्यादातर लोग ऐसे हैं, वो चाहे उनको कानून का भी डर नहीं है, वो जानते हैं कि कानून लागू कौन कर रहा है, कानून किसके हाथ में है, उनके जैसे लोगों के हाथ में है ना। तो कॉमरेड आपका निजी, अच्छा, फिर ये बात है कि हमारे जो न्यायाधीश लोग हैं, ये भी अजीब अजीब तरह के फैसले देते हैं कि अगर किसी ने किसी से चुपचाप कह दिया, कोई गाली दे दी तो वो गाली नहीं मानी, अगर सार्वजनिक रूप से कहा तभी मानी जाएगी। और आप बुरा न मानिएगा क्योंकि आप बहुत जल्दी उछलने लगते हैं। मायावती जी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर थी, तो उन्होंने SC ST एक्ट को कमजोर बनाया, और क्योंकि मायावती जी ने, और मैं इसका आपको बिल्कुल प्रमाण दे सकता हूं। वो तो चाहती है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वो तो मुख्यमंत्री के तौर पे वो कुछ भी मानती, बराबर का व्यवहार करना चाहती है। उन्होंने ये कहा था कि इसमें अरेस्टिंग से पहले एक सीनियर ऑफिसर DYSP के लेवल पर इसकी जांच होनी चाहिए, मतलब उसको कमजोर किया। तो अच्छा मैसेज है ना कि एक शेड्यूल कास्ट के मुख्यमंत्री जो हैं वो किसी भी तरह के जातीय वासना से निकल रही हैं। आप उसको अच्छा समझ सकते हैं, मैं तो समझती हूँ ठीक वैसे ही सवर्ण समाज का CM एक कानून को और सख्त कर दे। अरे नहीं, तो मैं कह रही हूँ क्यों जो ऐसे भी तो देख सकती है ना कि मायावती मुख्यमंत्री थी, मैं नहीं देख, तो वो चाहती थी कि हमारे तरफ से कोई प्रशासन की तरफ से गलती समाज में, एक ऐसे समाज में जहां इतना उत्पीड़न का बोलबाला है, जो एक कानून बना है केवल, जो थोड़ा बहुत
संरक्षण देता है, उसको कमजोर करने के लिए आप उसको अच्छा कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री नहीं करती हूँ, अच्छा नहीं किया। और मुझे मालूम है बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी, उनका दबाव था। चलिए, अगर आप समझते हो अच्छा है तो मैं कहती हूँ भाई ठीक है, आप समझते रहिए कि अच्छा है। लेकिन सवाल ये है कि भाईचारा गैप खत्म होगा ना। आप कह रहे हैं अच्छा है ना, मैं कह रही हूँ अच्छा नहीं किया। आप कहते रहिए कि अच्छा किया, मैं कह रही हूँ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वह वैसे उनकी कोई वो नहीं हो, लेकिन ये उन्होंने दबाव में किया, ठीक नहीं किया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि जो आम लोग हैं वो रिएक्ट, पहली बात तो ये छिपाई जा रही है सारी घटनाएं, ये घटनाक्रम बुरी तरह से छिपाया जा रहा है। जो अत्याचार की घटनाएं ये छिपाई जा रही है जानबूझ करके। तो फिर आप सोचेंगे कि जब छुपाई जा रहे हैं तो लोगों को पता भी नहीं है, तो इसके खिलाफ लड़ना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया ना। मेरी एक निजी राय है कॉमरेड कि सवर्ण लेफ्टिस्ट जितने ताकतवर हैं इस देश में, जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर वो भी देखिए, राइट विंग का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो मार्क्स को मानते हैं, लेनिन को मानते हैं, जिनकी पूरी पढ़ाई लिखाई ह्यूमैनिटी के लिए है, जो धर्म को अफीम मानते हैं, आगे बोलिए। तो वो सवर्ण लेफ्टिस्ट भी अगर चाहें ईमानदारी से तो चीजें बदल सकती हैं। देखिए ऐसा है, यही तो आपकी गलती है। आप समझ रहे हैं कि 2-4 लोग चीजों को बदल सकते हैं। मैं आपको बता रही हूं, फिर मैं बार बार कह रही हूं कि अमर उजाला और जागरण और हिंदुस्तान कितने लोग पढ़ते हैं, ये टीवी से कितने लोग, आप टीवी देखते हैं? नहीं, मैं आप टीवी देखते हैं? मैं भी नहीं देखती हूँ। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि 2-4 लोगों की क्या क्षमता है लोगों के दिमाग को ठीक करने की जब वो टीवी चल रहा है। उसमें अलावा अंधविश्वास के, तो उस टीवी में तो सारे ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं भाई, तो वो कोई भी बैठा हो, मेन चीज ये है कि जो टीवी और चैनलों के मालिक हैं वो इस हद तक नहीं था, इस सरकार को ही बनाए रखना चाहते हैं, इसकी नीतियों को वो पसंद करते हैं, वो उनको फायदा मिल रहा है। आज आप देखिए कौन है चैनलों के मालिक, सबसे ज्यादा उनको इस सरकार से फायदा है। तो वो उसी चीज को फैला रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं, जिससे इन सरकार की मदद हो। अंधविश्वास, मैं कह रहा हूं अंधविश्वास, सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण। मैं कह रहा हूं कॉमरेड, वही मैं कह रहा हूं, आप जैसे काम करिए। अगर सत्ता पक्ष इस तरह के मामलों को दबाना चाहता है कि उसको फायदा हो रहा है, तो जो विपक्ष है उसको निकलना चाहिए सड़कों पर। वहां कहां कमी देख रहे हैं? अरे सड़कों की बात तो छोड़िए, कौन सड़कों पर निकलना आप समझ रहे इतना आसान है यूपी में? आप सड़कों पर निकल के देखिए। मैं तो कह रही हूँ पहले तो इसकी जानकारी तो लोगों तक पहुंचे, इसीलिए तो मैं यहाँ आके कह रही हूँ। कोई एक दिन नहीं गया कि उत्तर प्रदेश के किसी न किसी हिस्से में घनघोर अत्याचार किसी दलित पे ना। कल मोदी जी कह रहे थे कि मैं दलित, पिछड़ा, आदिवासी और विकलांगों को उनका अधिकार दे रहा हूं और उनको एकदम समाज ये देने का यही उनका तरीका है कि रोज अत्याचार करो, फिर बाद में अधिकार की बात करो। मैं तो नहीं समझ सकता सॉल्यूशन क्या है कॉमरेड। सॉल्यूशन है कि लोग एक तो थोड़ा सा जानकार बने, जागृत हों, और ये भी समझें कि ये जो व्यवस्था है, भले ही आप इसमें आपको लग रहा हो कि आपका कुछ वर्चस्व है, आपका भी कुछ नहीं होने वाला है। ये जो सरकार कर रही है ये अंततोगत्वा पूरे देश के 90% लोगों को बिल्कुल गुलाम बना करके छोड़ेगी। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा और इनकी नीतियों के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और नीतियों के खिलाफ लड़ने के साथ साथ जो इनके निशाने पर सबसे ज्यादा हैं, दलित और अल्पसंख्यक, उनके अधिकारों के लिए भी खड़ा होना पड़ेगा अगर आप अपने अधिकार बचाना चाहते हैं। अगर आप समझें कि आप बच जाएंगे और बाकी सब नहीं बचेंगे तो ये आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप इतने मुखर होकर बोलती हैं, आप जाती हैं, देशों में घूमती हैं, मैं आपसे बहुत बहस करता हूं, लेकिन मैं आपके प्रति कृतज्ञता भी रखता हूं कि आपने कम से कम सब मुद्दों को उठाती हैं। मैं वही बार बार समझना चाह रहा हूं कि बाकी पार्टियों में भी जो सवर्ण समाज के लोग हैं, मैं सवर्ण समाज इसलिए कह रहा हूं बार बार कि इनको 2000 साल से बोलने की आजादी और पढ़ने की आजादी है, इनकी सामाजिक और राजनीतिक समझ ज्यादा है। हम लोग पहली नस्लें हैं जो स्कूल कॉलेज आए हैं, तो जो ये लोग हैं ये मानवीय क्यों नहीं हो रहे और ये अत्याचार के खिलाफ क्यों खड़े नहीं हो रहे? मैं इसीलिए, क्योंकि ये बहुत हद तक उस वर्ण व्यवस्था की जो सोच है उसके शिकार हैं, उनको बनाया गया है। उनका जो हमारे यहाँ जो संस्कार की बात हम करते हैं, परंपराओं की हम बात करते हैं, वो सब उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप परंपरा और संस्कार को वर्ण व्यवस्था से अलग करने की कोशिश कीजिए, आप नहीं कर पाएंगे।
आज जो हमारे देश में बहुत से लोग कह रहे हैं कि जैसे बाइबल है, जैसे कुरान है, वैसे गीता हमारी राष्ट्र पुस्तक या धार्मिक पुस्तक होनी चाहिए, तो कौन कह रहा है ये? कह रहे नहीं, हम लोग सब ये मानते हैं, जो भी हम लोग हैं सब मानते हैं, लेकिन अंबेडकर तो नहीं मानते थे। अंबेडकर ने क्या कहा गीता के बारे में? अंबेडकर जी ने कहा कि ये गीता मनुस्मृति का एक सोफिस्टिकेटेड वर्जन है। जेल चली जाएंगे आप? भी चले जाओ। नहीं, मेरी किसी भी धार्मिक ग्रंथ और किसी धर्म के बारे में मेरी कोई ओपिनियन नहीं है, कोई राय नहीं है। मैं तो धर्म के बारे में बोल ही नहीं रही हूँ, मैं तो डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा उसके बारे में वो मैं बता रही हूँ। उनके 2-4 लाइनें कोट कीजिए। 22 प्रतिज्ञाओं की आप बात कर रही थी। अरे अगर वो लोग मान तो वो तो फिर और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब उन्होंने बौद्ध धर्म एक्सेप्ट किया तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ जो लोग आज बौद्ध धर्म अपना रहे हैं उनको मेरे साथ 22 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हाँ, तो मैं तो उस प्रतिज्ञा को मानता हूँ। मैं किसी ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था नहीं रखता हूँ। तो भारत का संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी आस्था जैसा चाहूँ वैसा करूँ। आप मुझे थोप नहीं सकते। आप अब टॉपिक को आपने कहा कि जो सवर्ण लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, वो क्यों नहीं विचलित होते हैं इस अत्याचार से? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। वही मैंने आपसे कहा, वो इसलिए विचलित नहीं होते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है उसमें वो कैद हैं। अभी मुझे एक आदमी पंजाब से गाली दे रहा था फोन करके कि तुम देश को बांट रहे हो और तुम जातिवाद फैला रहे हो। मैंने उससे कहा कि तुम संविधान मानते हो, इसमें SC ST OBC की चर्चा है। आप अभी सुन रहे हो, हमने तो जब हाथ उठाया था मंडल आयोग के पक्ष में तब भी यही हमसे कहा जा रहा था कि आप लोग जातिवाद फैला रहे हो, जैसे कि जातिवाद बंद हो गया। मैंने कहा भैया आज का अखबार निकाल करके देखिए, जो मैट्रिमोनियल कॉलम है उसमें कैसे लोगों से शादी करना चाहते हैं। कमरेड एक लास्ट सवाल। 90% वोट है SC ST OBC और माइनॉरिटी का मिला के 85%। क्या वोट को यूनाइट करके एक बड़ी बात हो सकती है? इसको यूनाइट कैसे? तो तभी यूनाइट होगा जब उनके समझ में आएगा कि उनको सबको इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ना चाहिए। अगर उनको ये लगे कि नहीं हम इस व्यवस्था में, वर्ण व्यवस्था में रह के ही थोड़ा ऊपर पहुंच सकते हैं, थोड़ा अपना प्रमोशन कर सकते हैं, तो वो नहीं यूनाइट हो सकते हैं। तो यूनाइट तभी होंगे जब वो डॉक्टर अंबेडकर की बात को मानेंगे कि जात प्रथा को हमें एनाहिलेट करना है, इसको समाप्त करना है, खत्म करना है, तभी यूनिटी बन सकती है। इसको बनाए रख के यूनिटी नहीं बन सकती। और उसके साथ सवर्ण समाज का कहना है कि आरक्षण की वजह से जातिवाद और फैल रहा है। नहीं, तो वो तो कहेंगे ही, क्योंकि उनको तो ये भी बर्दाश्त नहीं है कि थोड़ा सा भी मतलब अधिकार उन लोगों को मिले जो वंचित रहे अधिकारों से। मतलब 32 जज में एक भी शेड्यूल का जज नहीं चलेगा, शेड्यूल ट्राइब नहीं चलेगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अभी क्या हम लोग एक गहरे कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जहां जातीय जो द्वेष है और बढ़ेगा? इस कॉन्फ्लिक्ट में जो मुद्दे हैं, अगर वो ऐसे मुद्दे हों जो 90% लोगों के भविष्य के साथ जुड़े हों, तब तो इस तरह के मतलब अभियान या संघर्ष से इस देश के लोगों को फायदा होगा। लेकिन अगर ये टकराव धर्म के आधार पर होगा, ये जातियों को दबाने के लिए होगा, तब तो फिर बहुत ही नुकसान हो जाएगा। लेकिन RSS कह रही है कि हम समरसता अभियान चला रहे हैं, हम जाति खत्म कर रहे हैं। नहीं, वो ठीक कह रहे हैं कि वो समरसता की बात करते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ लोगों ने उनसे पूछा जब वो घर वापसी की बात कर रहे थे कि जो मुसलमान हिंदू मुसलमान बन गए वो फिर से हिंदू बन जाएं। कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि ठीक है, अगर हम बन जाएंगे तो हम कौन से हिंदू बनेंगे? तिवारी होंगे? नहीं, शुक्ला होंगे? कौन से? नहीं होंगे तिवारी, शुक्ला, झा, वर्मा, शर्मा। आप क्यों बोलते हैं बीच में? तो RSS के लोगों ने स्पष्ट जवाब दिया कि आप उसी घर में वापस जाएंगे जहां से आप निकल करके आए। तो मुसलमान कहाँ से निकल के आया था? वो भाई कोई जुलाहा है, तो कोई मतलब कोरी समाज का है, वगैरह वगैरह। ज्यादातर जो पीड़ित और उत्पीड़ित समाज के ही लोग बने हैं, ये तो विवेकानंद ने भी कहा है। तो फिर वापस उनको वहीं जाना पड़ेगा। मतलब सनातन धर्म बिना जाति के नहीं चल सकता है। मेरे हिसाब से तो नहीं चल सकता। डॉक्टर अंबेडकर भी यही मानते थे कि नहीं चल सकता। अगर वो जातिवाद को लोग खत्म करने के लिए तैयार हो जाए तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सवाल, चूंकि आप महिला हैं, महिलाओं की क्या राय? आपकी सारी सवर्ण महिलाएं दोस्त हैं, वो कितना फूलन देवी या सावित्रीबाई को लेकर जो सोशल रिफॉर्मर? बिल्कुल, महिलाओं में क्या आपको लगता है कि
मतलब जैसे कि कुछ फेमिनिस्ट हैं या कुछ जो थ्योराइज करती हैं महिला उत्पीड़न को, उनके अंदर काफी मतलब उनके अंदर समझ है कि किस तरह से जात प्रणाली महिलाओं को भी गुलाम बना के रखती है, किस तरह से मनुवाद महिलाओं को भी गुलाम बना के रखता है। लेकिन अगर आप कहें कि आम महिलाएं, तो मैं तो कहूँगी आम महिलाएं चाहे उनकी कोई भी जाति हो, वो बहुत कम सोचती हैं इस बात को, या बहुत कम इस बात को मानती हैं कि जो उनकी मान्यताएं हैं उनकी वजह से उनको दूसरे दर्जे का एक लास्ट सवाल कॉमरेड, क्या एजुकेशन जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, क्या जो पावर सेंटर्स हैं, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेरी राय है कि अगर SC ST OBC के लोग SP DM कलेक्टर थाना पुलिस बिजनेसमैन हो जाएंगे तो जातिवाद थोड़ा उनके खिलाफ कम होगा। आपको क्या लगता है, ये पावर सेंटर्स में आने के बाद भी जाति पीछा छोड़ेगी या नहीं? आप पहले तो देखिए कि रिजर्वेशन के चलते कितनों को मौका मिला है और उनके मौके कितने 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 कम किए जा रहे हैं। और जब से ये सरकार आई है लैटरल एंट्री और तमाम चीज़ों से तो और भी कम किया जा रहा है। तो हमें नहीं समझ में आता कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, मतलब 1000 साल 2000 साल क्या आपका फ्रेमवर्क है? मैं तो नहीं समझती हूँ कि कोई वो रियलिस्टिक फ्रेमवर्क है। जो थोड़ा बहुत उनको मौका मिल रहा था वो भी तो छीन लिया गया है, चाहे प्राइवेटाइजेशन के जरिए छीन लिया गया है या लैटरल एंट्री की वजह से छीन लिया गया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? भाई जो सरकार चला रहे हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल। और तो आज UP 2 में तो लेफ्ट वाले भी थे। अरे तो नहीं 2 में नहीं थे, UP 1 में थे, लोग हट गए थे जब निजीकरण ठीक है। हम निजीकरण तब नहीं शुरू हुआ है, निजीकरण शुरू हुआ है नरसिम्हा राव टाइम पे। तो मनमोहन सिंह तो उसके बड़े पैरोकार थे। जब तो हम कोई उनके पैरोकार थे थोड़ी ना थे, हम तो मनमोहन सिंह के खिलाफ थे, उनकी नीतियों के खिलाफ थे। क्या बात? एक आपकी आइडियोलॉजी पर क्या लेफ्ट चलते, आप एक सवाल का जवाब ही नहीं सुनना चाहते, आप अपनी बात बोलना चाहते हैं। आप खुद तो अपने प्रोग्राम लेफ्ट पहले कास्ट की बात नहीं करता था, क्लास की बात करता था। वो कास्ट समझ रहा है। गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है और ये एक झूठा प्रचार है जो कि इस पूरे मूवमेंट को पीछे भेज रहा है। आप अगर लेफ्ट और एंटी कास्ट मूवमेंट की यूनिटी के लिए काम नहीं करेंगे तो आप फिर इस मूवमेंट के साथ नाइंसाफी करेंगे। सुन लीजिए, 1931 में कम्युनिस्ट पार्टी का पहला ड्राफ्ट कार्यक्रम आया और उस पहले ड्राफ्ट कार्यक्रम में 3 बातें हैं। एक ये है कि इस देश में जो ये जाति प्रथा है इसको एनहिलेट किया जाना चाहिए, इसको खत्म किया जाना चाहिए, नंबर 1। महिलाओं की संपूर्ण आज़ादी होनी चाहिए, नंबर 2। और फिर सांप्रदायिकता के खिलाफ। तो हम ये मान ही नहीं सकते। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि लेफ्ट ने बहुत सी चीज़ों को समझने के बाद भी अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय में अलग अलग मुद्दों को प्रायोरिटाइज किया, ये मैं मान सकती हूँ। लेकिन सुनिए, रुक जाइए, लेकिन ये कि जाति उत्पीड़न को इग्नोर किया, ये बिल्कुल गलत बात है। लेकिन जो बीजेपी और RSS है वो कह रही है कि देखिए हमने दलित राष्ट्रपति बनाया, 32 OBC के मंत्री बनाए, अभी एक OBC को उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, एक शेड्यूल ट्राइब महिला को राष्ट्रपति बनाया है। हम भागीदारी दे रहे हैं, हम सोशल जस्टिस की लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। लेफ्ट को अपने पोलित ब्यूरो में आदमी डालने के लिए इतना ये आप लोग पर गंभीर आरोप है। ठीक है, हम चाहे वो D राजा अभी आए हैं, CPI हो, CPI ML हो, तो काफी दिन से हैं लीडर, उनको मत इसमें जोड़िए। हम मानते हैं कि ये चीजें, मतलब हम मानते हैं कि ठीक नहीं, इनको ठीक किया जाए, लेकिन इससे अगर आप ये मतलब निकालें कि इस सवाल के प्रति बिल्कुल संवेदनशीलता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप किलवेन मनी से देख लीजिए, कौन लड़ा है वहां? रेड फ्लैग था किलवेन मनी में। हर स्टेट में आप कोई भी जो बड़ा स्ट्रगल हुआ है दलितों का, तो आप देख लीजिए वहां कौन था। तो ये बातें कहना ये ठीक नहीं है, ये कुछ बात कह करके एक वो बना देना। तो कम से कम पश्चिम बंगाल और केरल में आप लोग लंबे समय तक सरकार में रहे, वहां तो जातिवाद खत्म हो जाना चाहिए था। जातिवाद कैसे खत्म हो जाएगा? मैंने आपसे कहा जब तक इसकी जो जड़ है वो नहीं खत्म होती तब तक जातिवाद। देखिए बहन जी, एक बार CM बनी फुल फ्लेज, वहां रूह कांप जाती थी लोगों को जातीय हिंसा करने में। उस दौर का आंकड़ा देखिए। उसी स्टेट में रहती हूँ, मैं जानती हूँ कितनी रूह कांपती थी, मुझे मत समझाइए कितनी। लालू यादव ने इतना सोशल रिफॉर्म किया जाति को लेकर। क्या किया?
SC ST OBC के लोग ने तनकर खड़ा होना शुरू किया और जातिवाद का करारा जवाब दिया। अच्छा, और जहाँ केरला में आप जाकर के देखिए, ये जो बातें आप कह रहे हैं ये तो वहां आम चीज हो गई। हाँ, ये बात है कि आज भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ चीजें हैं, लेकिन उनको एड्रेस किया जाता है और तुरंत न्याय होता है। ये तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। मैंने खुद अपने गांव में देखा है, और ये मैंने फिर पूरे इंडिया में पता लगाया कि यह पॉसिबल है। मेरे गांव में एक हायर सेकेंडरी स्कूल है सरकारी, जिसमें करीब करीब 12,000 बच्चे पढ़ते हैं, और मेरे ही गांव का एक दलित उसका हेडमास्टर था। ये आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, और इसको किसी ने कोई बड़ी बात नहीं समझी। हाँ, ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस में हो गया। तो ये कहना कि कुछ किया नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो एक इतना भ्रामक प्रचार है जिससे आप उस आंदोलन को ही कमजोर कर रहे हैं, जिसके आप आगे बढ़ाने की बात करते हैं। अगर आप लेफ्ट को बार बार बदनाम करके, कास्टिस्ट कह करके उस आंदोलन से दूर करेंगे, तो आप उस आंदोलन के साथ नाइंसाफी। मैं तो रिप्रेजेंटेशन देख रहा हूं कि मोदी जी बहुत संख्या में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। देखिए, बहुत RSS है, जितनी आरक्षित सीटें हैं उतनी ही सब लोग दे रहे हैं। वो नहीं, तो राष्ट्रपति दे रहे हैं ना। मैं बैक टू बैक शेड्यूल कास्ट, पहले हमारे KR नारायण जी भी थे। क्या बात आप कर रहे हैं? वो तो एक मतलब तो जनता दल की सरकार में बनी, जनता दल की सरकार थी, किसी की भी बनी, लेकिन उनसे अच्छा राष्ट्रपति आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है। ये मैं कहूंगी, आला दर्जे के राष्ट्रपति। आप ओवरऑल कहां से आए? ओवरऑल मानते हैं कहां से? केरल से। अच्छा, आप ओवरऑल मानते हैं CJI कहां से आए? केरल से। तो एजुकेशनल, हाँ, नहीं तो फिर मतलब एजुकेशन हासिल कर रहे हैं ना लोग। दे आर एंटाइटल्ड टू एजुकेशन एंड दे आर गेटिंग एजुकेशन, नोबडी कैन डिनाई इट टू देम। ये भी तो आप मानिए। क्या हम लोग उम्मीद करें कि जो लेफ्टिस्ट के जो तमाम जो बड़े नेता हैं, हमने तो चतुरानंद मिश्र का दौर देखा है, अब वृंदा करात, सीताराम येचुरी, तमाम लोग, अब तो आपने डी राजा आपके महासचिव हैं। देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आप कहते रहते हैं ना, आपको दरअसल साउथ की जाति बनावट के बारे में बहुत कम मालूम है। जैसे ये नायर कम्युनिटी है, ये नायर कम्युनिटी अब अपने आप को बहुत अपर कास्ट कह रही है, लेकिन ये नायर कम्युनिटी बेसिकली शूद्र कम्युनिटी है। शूद्र कम्युनिटी है। मेरी नानी नायर थी, वो जेल में थी 1942 में, और एक ब्राह्मण कांग्रेस लेडी भी जेल में थी। तो उसने पुकारा, जो लेडी सफाई कर दी थी, बहुत गंदी टर्मिनोलॉजी में, शूद्राची करके। तो मेरी नानी ने कहा, हाँ बताओ, क्या आप क्यों बुला रही है मुझको? तो मतलब ये है कि कुछ सोच लेना कि कोई जात वो जात है, एक्चुअली इट इज अ शूद्र कम्युनिटी। तो ये पूरा देश अब ये है कि जाति व्यवस्था में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर ब्राह्मण समाज के लोग हैं। वो तो सर्जन, बाकी सब नहीं, बाकी नहीं। वहां पर सामाजिक बनावट अलग है, क्योंकि जो वो संबंधम का सिस्टम। तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि तो आप बाबा कहते हैं, आप हमारे यहाँ सब हैं। अरे आप मतलब, मैं आपको पर्सनली भी नहीं। तो मेरी ये राय है मैम, आप एक लास्ट सवाल है कि क्या इस देश का जो सिरमौर है, जो तेजस्वी है, ओजस्वी है, पढ़ा लिखा है, संपत्ति का मालिक है, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में ब्राह्मण समाज का कब्जा है, क्या वो कभी मानवीय होगा और वो जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा? मैंने पहले कह दिया, नहीं लड़ेगा। वो तो जब तक उसको वर्ण व्यवस्था को अपने धर्म का हिस्सा मानता है, तब तक वो नहीं बदल सकता। क्या आप लोगों की राय है? आप लोग जरूर बताइएगा कि क्या इस देश में संविधान को सवर्ण समाज मानते हैं कि नहीं, और अगर वो मानते हैं तो उसको प्रैक्टिस में क्यों नहीं लाते? देखिए, ये आप गलत ढंग से पोज करते हैं क्वेश्चन को। संविधान को बहुत से लोग मानते हैं, हाँ। अपने लिए मानते हैं, दूसरे के लिए नहीं मानते हैं। ये SC ST OBC के लोग भी संविधान का उल्लंघन करते हैं? नहीं, उल्लंघन नहीं करते हैं, अपनी पत्नियों के साथ नहीं, उनकी पत्नियों को संविधान के अधिकार नहीं मानते हैं। तो पेट्रियार्कल एक अलग मुद्दा है। वो मैं कह रही हूं कि मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि एक व्यापक सोच है हमारे समाज में, उसके खिलाफ लड़ना है। लेकिन आज वो समस्या बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि जो लोग राज कर रहे हैं वो उस सोच को पूरी तरह से मानते हैं। देखिए, आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, वो कितने भी लोगों को लाएं न लाएं, कोई भी बातें करें, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात से इनकार नहीं किया है कि संविधान बनने के समय जब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको पारित कराया, उसके बाद ही
आरएसएस के लोगों ने बिल्कुल स्पष्ट बात कही, हम इसको नहीं मानते, हम इसको नहीं मानते, और हम ये मानते हैं कि इस देश का न्यायशास्त्र मनुस्मृति है, ये सर्वश्रेष्ठ है और यही देश का कानून होना चाहिए। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए पूरी बातचीत पर। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में भाईचारा तभी आएगा, यह देश तभी मजबूत मुल्क बनेगा जब इस देश में जो पावर सेंटर्स में लोग हैं वो सुभाषिनी की तरह मानवीय दृष्टिकोण अपनाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, शोषित वंचित पीड़ित समाज के साथ जब तक आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से मजबूत कम्युनिटी के लोग मानवीय दृष्टिकोण नहीं अपनाएंगे, ये लड़ाई लंबी चल जाएगी होगी, और इससे नुकसान इस देश का, इस मुल्क का है। जो लोग अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं उनको सबसे पहले जाति के आधार पे और धर्म के आधार पे और लिंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करना पड़ेगा। इस पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। शुक्रिया। तो ये पूरी बातचीत कैसी लगी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश में जाति के आधार पर जो शोषण हुआ है वो जाति आधार पर जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक शायद ही खत्म। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।